अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिरगा। सलीम साफ़ी साहब सालाना तातीलात पर हैं, जिसकी वजह से ये जिम्मेदारी आज मैं सर अंजाम दे रहा हूं। नाजरीन, इस वक्त जब पाकिस्तानी सियासत का दर्जा हरारत अपने नुक्ता अरूज पर है और एक तरफ अहम तरीन तैनाती का मामला जुबान ज़द-ए-आम है, PTI का हकीकी आज़ादी मार्च पिंडी पहुंच चुका है और मशहूर ज़माना तोशा खाना स्कैंडल में हर दिन नित नए इंकशाफात हो रहे हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि हम बाकी दोनों मामलात पर भी बात करें, मगर हमारा असल मौजू तोशा खाना स्कैंडल है। इसका आगाज़ कैसे हुआ, यह असल मामला है क्या, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे राना अबरार खालिद साहब, मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, अम्मार मसूद मुमताज़ सहाफ़ी, तजियाकार और कॉलम निगार हैं, और डेनमार्क से हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन करेंगे जनाब आर शहजाद साहब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं तोशा खाना केस की, जो सबसे पहले मंजर आम पर लाने वाले मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट राना अबरार खालिद साहब। इस तगदो में नौकरियों से हाथ धोने पड़े इनको और धमकियों का सामना किया, भाई पर केस बना दिया गया और अब घर भी सैलाब में बह चुका है। मगर राना अबरार साहब का हौसला अब भी नहीं टूटा, वो मुसलसल इस केस की पैरवी कर रहे हैं और अब तोशा खाना केस में ताज़ा तरीन इंकशाफात और इसके असरात पर बात करने के लिए उनसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। राना अबरार साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने कब पहली बार इस पर काम किया और आपको उस वक्त कितने तहाइफ के बारे में इल्म था, पूरी डिटेल्स क्या थी? जी हाशमी साहब, मैं बताता हूँ, इसके ऊपर आता हूँ। लेकिन पहली बात मैं ये करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो, कि इमरान खान ने चंद दिन पहले कहा है, ये ऐलान किया है कि जी मैं फ़लाँ फ़लाँ मुल्क में ये इस केस को अदालत में ले जाऊंगा और शाहजेब खानज़ादा साहब और दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मैं मुकदमा करूंगा और उन्हें कटहरे में खड़ा करूंगा और उनसे पूछूंगा, मैं हिसाब लूंगा कि मेरे बारे में क्या कहा है। तो इसके ऊपर मैं मुख्तसरी बात ये करूंगा कि जनाब इमरान खान साहब, चेयरमैन PTI, आपकी हुकूमत 20 सितंबर 2021 को ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की बेंच में ये केस ज़ेर समाअत है तोशा खाने का, और 29 नवंबर को इसकी डेट है। बराए मेहरबानी आप इतने बड़े दावे मत करें, उस डेट पर आप आ जाएं, मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँगा, जिसको बुलाना है। अगर आपके कहने पर नहीं आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहजेब खानज़ादा साहब को और बाकी दोस्तों को, जिन जिन के ऊपर आपका इल्ज़ाम है, हम सब वहाँ पर मौजूद होंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये दुबई और दूसरे मुल्कों की अदालतों की धमकियां ना दें। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इस केस को फेस करें, फिर लग पता जाएगा। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, तो और शाहजेब खानज़ादा साहब इस बारे में पहले भी कह चुके हैं और उन्होंने इंटरव्यू की भी दावत दी है और कानूनी हक जी इस्तेमाल करने की भी कहा। बिल्कुल कह चुके हैं। शाहजेब खानज़ादा साहब बहुत जुर्रतमंद सहाफ़ी हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैं इस बात की कंपेन चला रहा हूं, वो स्टैंड विद शाहजेब खानज़ादा। तो जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, तो ये नवंबर 2020 की बात है। मेरे सोर्सेज ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी थी, ये खबर दी थी कि तोशा खाना में इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हैसियत में बहुत बड़ी गड़बड़ की है और इस तरह से ये मामलात हैं ताइफ के। तो वो, हालांकि मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी, कुछ सबूत भी मुझे मिल चुके थे, उसके बावजूद जो इमरान खान साहब जो मीडिया के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं फेक न्यूज़ का, मैं चाहता तो उस दिन भी ये स्टोरी अखबार में छाप सकता था और ये उस वक्त भी जेन्युइन न्यूज़ होती। लेकिन उसके बावजूद मैंने राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत, जो कि पाकिस्तान के हर शहरी को हक देता है इंफॉर्मेशन मांगने का, मैंने एक RTI रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को, जिसमें मैंने 5 सवाल पूछे थे। वो मुख्तसर मैं आपको 5 सवाल बता देता हूँ। आज वही सवाल साबित हो रहे हैं, वो सारी बातें साबित हो रही हैं। सबसे पहला सवाल मैंने ये पूछा था कि 18 अगस्त 2018 जिस दिन इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हलफ लिया, उससे लेकर आज तक गैर मुल्की दौरों में इमरान खान को कितने तहफ़ मिले हैं। दूसरा सवाल मेरा ये था कि उनमें से कितने तहफ़ इमरान खान ने तोशा खाना में जमा करवाए और कितने वो रिटेन करके घर ले गए हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इमरान खान ने तहफ़ रिटेन किए हैं, वो घर लेकर गए हैं, उन तहफ़ की डिटेल, स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, इन केस ऑफ व्हीकल इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स EMI नंबर बताया जाए। चौथा मेरा सवाल ये था कि जो तहफ़ इमरान खान ने रिटेन किए हैं, उनकी कितनी पेमेंट की है और किस हिसाब से, कितने परसेंटेज के हिसाब से पेमेंट की गई है।
मेरा पांचवा सवाल सबसे अहम था और जिसका जवाब इमरान खान के पास आज भी नहीं है। वो सवाल ये था कि जो इमरान खान की जानिब से पेमेंट की गई तहफ़ की, वो किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है। मैंने अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम वैलिड आपके ये 5 सवाल थे, तो आपने ये सवाल किसके सामने रखे और कोई जवाब आया इन 5 सवालों? ये 5 सवाल पर मैंने आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को। हालांकि राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत तमाम डिपार्टमेंट पाबंद है कि 10 दिन के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, मगर उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी। फिर मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील की थी, जिसका 27 जनवरी 2021 को मेरे हक में फैसला आया और आर्डर हुआ कि 7 दिन के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। उस पर भी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने अमल नहीं किया। इस दौरान मैंने 3 मरतबा वक्तन फवक्तन वक्फे के साथ इम्प्लीमेंटेशन की एप्लीकेशंस पाकिस्तान इंफॉर्मेशन को दी। उस पर भी शॉर्ट ऑर्डर हुए, लेकिन किसी ऑर्डर का कंप्लेंस नहीं हुआ। बिल आखिर मैंने मई 2021 में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के सेक्शन 20 के तहत तौहीन अदालत की दरखास्त उन 5 सवालों के जवाब नहीं मिल सके। राना साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, इस वक्त घड़ियों की फरोख्त का जिक्र ज्यादा है और इस तोशाखाना में कुल कितने तहाइफ हैं, किस किस किस्म के हैं और इनकी मालियत कितनी है, अगर आप बता सकें। इमरान खान से जो मुतलका तहाइफ हैं उसमें यह हुआ कि कुछ तहाइफ मिसिंग भी हैं, लेकिन 200 के राउंड अबाउट तहाइफ हैं जिनमें कुछ बहुत ज़्यादा कीमती हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कम कीमत रखती हैं। लेकिन 200 के राउंड अबाउट तहाइफ जिनकी इंट्री हुई है। इसके अलावा हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कई तहाइफ ऐसे हैं जिनकी इंट्री ही नहीं हुई है, बग़ैर इंट्री के वो लेकर गए हैं। और कुछ तहाइफ ऐसे भी हैं हाशमी साहब जो कि अंदरून मुल्क एज ए प्राइम मिनिस्टर इनको मिले थे। जैसे मतलब ये फाटा गए थे, इनको कुछ 5-6 मरतबा गए तो बंदूकें जो है एंटीक दी गई, कराची में, पेशावर में, गिलगित बाल्टिस्तान में। अच्छा, वो तहाइफ रूल ही नहीं है कि कोई रिटेन कर सके। वो तहाइफ क्या किया गया है कि इन्होंने कापी तैयार करवा के मार्केट से वो तोशाखाना में रखी है और वो भी घर ले क्या है इन तहाइफ की, अगर आप बता सके राना साहब। हाशमी साहब, ये सवाल जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो फिगर है ये बढ़ता जा रहा है। पहले हमारा अंदाजा था कि ये 1 अरब रुपए का मामला है, लेकिन अब भी ये मामला 2.5 अरब रुपए से भी ऊपर जा चुका है। पहले दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ, सलीम साफ़ी साहब के साथ इसी जिरगा में बैठे थे, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये केस अंडे बच्चे देगा, ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा, अभी हम इसका इमेजिन ही नहीं कर सकते। हाशमी साहब, मैं कहता हूं कि इस वक्त जो कुछ ये केस मंजर आम पर आया है 30% है, अभी 70% ये मंजर आम पर भी नहीं आया। मैं आपको ये भी आपके नाजरीन को अच्छा, आप जिस तरह बात करें 70% अभी मंजर आम पर नहीं आया है, तो इन तहाइफ का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इन तहाइफ में कैश भी शामिल है? कैश रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन कैश के इम्कानात मौजूद हैं, मगर मैं जिम्मेदारी से नहीं कह सकता कि कैश शामिल है क्योंकि रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन मैं आपके नाज़रीन को ये ज़रूर बता दूं कि डीजी नैब रावलपिंडी का ऑफिस तोशाखाना मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। आज से 2 हफ्ते पहले डीजी नैब रावलपिंडी ने मुझे इनवाइट किया था, 2 मरतबा मैं गया हूँ उनके ऑफिस में, और इस केस के ऊपर पहली मरतबा मैंने 1 घंटा 20 मिनट ब्रीफिंग दी थी। जिस ब्रीफिंग के बाद जिसमें कुछ एक्शन तय हुए, कुछ डायरेक्शन तय हुई थी और फिर उसके ऊपर अमल भी हुआ। नैब की टीम तोशाखाना में गई और रिकॉर्ड कॉन्फिस्केट करके भी ले आई। फिर गुज़श्ता जुमेरात को दोबारा मेरा विजिट हुआ नैब में और कोई 1 घंटा हमने डिस्कशन की है, कुछ एक्शन मजीद डिफाइन हुए हैं। अच्छा राना साहब, ये भी अगर आप ठीक है, आप ये भी अगर बता सकें तहाइफ की कीमत किसने लगाई है, कितनी कम लगाई और क्या इस तमाम प्रोसेस में ब्यूरोक्रेसी मुलविस थी? ये मैं आता हूं इसके ऊपर। ये सबसे बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन यही है कि जी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं हुई है। इमरान खान के सपोर्टर कहते हैं बताएं कहां कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। जी कानूनी तौर पर तायफ लिए गए, कानूनी तौर पर भेज दिए गए। तो मैं आपको गुजारिश करता हूं कि ये मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ वाज़ेह कर दूंगा कि हुआ क्या है, वारदात कैसे हुई है। तोशाखाना रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक जब भी पाकिस्तान का कोई भी हुकूमती ओहदेदार गैर मुल्की दौरा करता है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या कोई और हो, तो उसको जो तहफ़ मिलते हैं
उस मुल्क के अंदर हमारा जो सफ़ीर है, पाकिस्तान का सफ़ीर, वो पाबंद है कि तोशा खाना को एक रिपोर्ट भिजवाएगा कि फ़लाँ 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 तोहफे मिले हैं। वो तोहफ़ा सरकारी अहलकार लेकर आएंगे यहाँ पाकिस्तान में और तोशा खाना में ले जाएंगे। उसके बाद वो जो रेसिपिएंट है, चाहे वज़ीर आज़म है या कोई और मिनिस्टर है, वो एक एप्लीकेशन जमा होती है कि मैं ये तोहफ़ा रिटेन करना चाहता हूँ एज़ पर रूल अपने पास, और मैं तमाम कवानीन की रूल्स की पाबंदी करूँगा इस मामले में। जब वो दरख्वास्त मौसूल होती है डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशा खाना को कैबिनेट डिवीजन में, तो वो फिर पाबंद है कि ख़त लिख कर FBR से अप्रेज़र बुलाए और एक अप्रेज़र मार्केट से बुलाए। वो दोनों आकर उसकी प्राइस एवेल्यूएशन करते हैं। अगर थोड़ा सा मुश्किल हो तो एग्जामिनर बुलाया जाता है कस्टम का। एग्जामिनर आकर उसका एग्जामिनेशन करके उसके बाद प्राइस एवेल्यूएशन होती है। हुआ ये है इमरान खान के केस में कि किसी एक भी दौरे में किसी एक तोहफे की एम्बेसडर ने रिपोर्टिंग नहीं की। हाशमी साहब, क्या ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे सफ़ीर को पता नहीं होगा, वो लाइल्म होगा, मालूम नहीं होगा उसको? हालांकि सारी दुनिया देख रही होती है ऑन कैमरा के जब वज़ीर आज़म इमरान खान जाते थे तो हमारा सफ़ीर सबसे पहले एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करता था। उसके बाद जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है गवर्नमेंट का कि हमारा एम्बेसडर ही तमाम मीटिंगें अरेंज करवा रहा होता है, उसकी तमाम चीज़ें देख रहा होता है और प्राइम मिनिस्टर के आगे आगे होता है, मुलाकातें करवाता है, सब कुछ होता है, ये चीज़ें तैयार होती हैं और उसकी मौजूदगी में ही गिफ्ट दिए जाते हैं। अगर उसकी मौजूदगी में नहीं दिए गए तो फिर तो ये बहुत बड़ा और स्कैंडल है। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक एम्बेसडर की मौजूदगी में गिफ्ट दिए गए और एम्बेसडर को रोक दिया गया रिपोर्टिंग से। सबसे पहली इलीगलिटी जो हुई है वो एम्बेसडर को रोका गया धमकी देकर के आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी। दूसरा ये हुआ है कि जब मैं नैब गया तो नैब में फाइल देखी मैंने तोशा खाना की, तो सिर्फ 3 गिफ्ट हैं, 3 घड़ियां, एक ग्राफ की और 2 रोलेक्स की घड़ियां, उनकी अप्रेजल मौजूद थी। और वो अप्रेजल जब मुझे डी साहब ने दिखाई तो वो एक लतीफ़ा है। वो वाइट पेपर के ऊपर सादा कागज पर बाल पेन से लिखा हुआ है अप्रेजल बाई FBR, नीचे लिखा हुआ है 1 रेस्ट वॉच ब्रैकेट में ग्राफ, आगे कीमत लिखी हुई है 8 करोड़ 35 लाख रुपए तकरीबन, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है। आपके इस जवाब ने तो मजीद सवाल पैदा कर दिए जी, नीचे हाशमी साहब किसी के सिग्नेचर नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, डेट नहीं लिखी सामने आ रही है। अच्छा राना साहब, यही बात जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं, क्या ये मालूमात भी आपसे उस वक्त शेयर की गई थी जब ये तमाम तर मामला सामने आया था? मुझसे उस वक्त बिल्कुल मामला ये शेयर नहीं की गई थी, बल्कि इसको हिडन रखा गया और पूरी गवर्नमेंट की ताकत यूज़ की गई। लेकिन मैं आखिरी बात पर आ जाऊं कि वो जो है ना थोड़ा सा केस मुकम्मल हो जाए कि अप्रेजल जाली है, जाली अप्रेजल करवाई गई जो कि तोशा खाना वालों ने, मुलाजमीन ने हाथ से लेकर फाइल में रख दी। हुआ यह है कि प्राइस असेसमेंट में मैसिव अंडर प्राइसिंग हुई है। मेरी मालूमात के मुताबिक अगर 1 करोड़ रुपए की कोई चीज़ थी तो उसकी 15 से 20 लाख रुपए कीमत असेस हुई है और उसका 20% पे हुआ है। और जो आखिरी सवाल था कि पेमेंट कहाँ से हुई है, क्या इमरान खान के अकाउंट से हुई है, तो नो, किसी एक गिफ्ट में भी इमरान खान के अकाउंट से पेमेंट नहीं हुई है, बल्कि पेमेंट खरीदारों ने की है, पेमेंट मिडलमैन ने की है। यह बड़ी दिलचस्प कहानी है कि होता क्या रहा है ताइफ में। अगर आप मुझे इजाजत देते मैं थोड़ी बन्नी गाला की अंदर की बातें भी बता दूं। मुख्तसरन आप अगर बता सकें। जी, मैं मुख्तसर बताता हूं कि होता यह था कि ताइफ अब आ रहे हैं या आए हैं, तो इमरान खान की जो कोर टीम थी, किचन कैबिनेट, उनमें से कहा जाता था चौधरी साहब ये ताइफ आप उठाएंगे या बुखारी साहब आप उठाएंगे, ये अगर आपने उठाने हैं तो इसकी इनिशियल पेमेंट 20% आपने करनी है, फिर मार्केटिंग आपने करनी है और इनको बेचना है, और जो प्रॉफिट होगा वो 50-50 होगा, बल्कि उसके कई कई हिस्सेदार होते थे। ये बोलियां लगती थी बनीगाला में बैठकर, ये लोग कह के लगाते थे, हंसते थे कि फलाना दौरा आ रहा है फलाने मुल्क का, तो उससे जो गिफ्ट मिलेंगे वो कौन उठाएगा, उसकी पेमेंट कौन करेगा, यहाँ तक ये होता था। राना अबरार साहब, आपने तो बहुत मज़ीद इंकशाफात कर दिए हैं और
यकीनी तौर पर जो आपने बातें की हैं उन्होंने कई और सवालों को जन्म दिया है। और राना अबरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते चलें कि राना अबरार साहब वो हैं जो कि तोशा को सबसे पहले मंजर-ए-आम पर लाए, मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और इस तगोदो में नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा उन्हें, धमकियों का सामना भी किया, भाई पर केस भी बनाया गया और अब घर भी सैलाब में बह चुका है, जिस तरह हमने इंट्रो में भी बताया था। लेकिन इनका हौसला अब भी नहीं टूटा। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं तोशाखाना स्कैंडल की और ब्रेक से पहले राना अबरार साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने तोशाखाना स्कैंडल से मुतालिक कई हकाइक सामने रखे। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार मसूद साहब, जो कि मुमताज़ सहाफ़ी, तजियाकार, कॉलम निगार हैं। अम्मार साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, इस तोशाखाना की तारीख क्या है? माजी में हुक्मरान भी तोशाखाना से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, अब की बार ऐसा क्या है जिसका हंगामा है? और बड़ा अहम सवाल कि मियां नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी तोशाखाना केसेस में फ़र्क क्या है? देखिए, तोशाखाना के हवाले से जो इमरान खान का ये जो ताज़ा मामला है, इसमें नई बात क्या है? माजी में भी ये चीज़ें होती रही हैं। मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर जो बाकायदा अदायगी है, सब्सिडाइज्ड अदायगी है, उसकी बुनियाद पर तोशाखाना से चीज़ें लेते रहे हैं। लेकिन आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि उस तोहफे को औने पौने दामों बेच दिया हो, और वो भी एक पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क के साथ जिसके साथ रवाबित हमारे बहुत पुराने हैं। और अलमिया ये है इस सारे मामले का, ये ख़बर वहाँ पर भी पहुँच गई है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि जिस कदर कम कीमत पे उस घड़ी को बेचा गया, जिसकी मालियत 1 अरब 70 करोड़ बताई जा रही है और उसको 28-30 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, तो बाज़ औक़ात आदमी ये ज़रूर सोचता है कि इमरान खान के हवाले से अगर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए या तादीब होनी चाहिए तो वो करप्शन की मिलनी चाहिए या हमाकत की मिलनी चाहिए। ये सिर्फ़ एक वज़ीर आज़म के दौरे का ज़िक्र है सऊदी अरब के, और वहाँ पर उन्हें ये घड़ी तोहफ़े में दी गई थी। टोटल 10 दौरे किए गए हैं और उसमें से कुछ के में जो तोहफ़े मिले वो जमा कराए गए, कुछ में तोहफ़े जमा नहीं कराए गए। अगर आप उस स्टोरी को तफसील से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि कुछ तोहफ़े जो जमा करवाए गए हैं तोशाखाना में मुख्तलिफ़ दौरों के हवाले से, जो सऊदी अरब, कतर और UAE की हैं, उसमें जैतून का तेल और खजूरें, सिर्फ़ ये चीज़ें जमा कराई गई हैं। लेकिन जो बाकी सारे तोहफ़े डिस्क्लोज़ नहीं किए गए। उसी दौरे में अगर कोई सरकारी अफसर साथ गया है, उसको 3 मिलियन का कोई गिफ्ट मिला है जो उसने डिक्लेयर किया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर आज़म को कोई तोहफ़ा ना मिला हो? देखिए, ये स्टोरी जो है, इसकी इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इमरान खान की नाअहली का मामला है और फौजदारी मुकदमे का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात जो है अब दिन ब दिन क्लियर होती जा रही है। इमरान खान के गिर्द अब घेरा तंग होने वाला है। वो जो जिन सहारों के ज़रिए उन्होंने हुकूमत की, वो सहारे अब हट चुके हैं। इमरान खान साहब उस बात का ख़ुद एतराफ़ कर चुके हैं। तो वो मेरे ख़्याल में जो नताइज हैं वो इमरान खान के हस्बे मंशा आएंगे, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि इस मुल्क में अमीर आदमी के लिए इंसाफ और है और गरीब आदमी के लिए इंसाफ और है। अब मेरे ख़्याल में वो अदालतें नहीं रहीं, वो फ़ैसला कुन क़ुव्वतें नहीं रहीं इमरान खान की पुष्ट पर, जो कभी इमरान खान जैसे शख्स को सादिक और अमीन कहलवाती थी और उस हवाले से फ़ैसले देती थी। मेरे ख्याल में अब सूरत हाल बदल गई है। अब चीज़ों के मेरिट पर फ़ैसला होगा, और अगर मेरिट पर फ़ैसला हुआ तो ये एक कहानी अभी निकली है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। आने वाले दिनों में जो कहानियाँ सामने आएंगी वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए ज़रर रसा होंगी। तो कानूनी मामलात के हवाले से मुझे इमरान खान की बचत नज़र नहीं आती। फिर ये देखिए, हुकूमत की गलती कहाँ है, उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। हुकूमत की क्या गलती है? हुकूमत ने एक केस उठाया, उन्हें मिल गया कि एक तोशाखाने की घड़ी है और ये वो 1 अरब 70 करोड़। ये इतना बड़ा मामला नहीं है। असल मामला क्या है कि पंजाब में KPK में, वफाक में इमरान खान की हुकूमत रही। शौकत तरीन साहब ने खुद फरमाया कि हमने तारीख़ के सबसे ज़्यादा कर्ज़े लिए।
उस सब के बावजूद ना कोई अस्पताल बना, ना सड़क बनी, ना स्कूल बना, ना यूनिवर्सिटी बनी, तो किसी स्टेज पर कोई ना कोई शख्स ये सवाल ज़रूर करेगा कि ये सारा पैसा कहाँ गया है। और जिस तरह जो शख्स घड़ी नहीं छोड़ सकता, तो क्या आपके ख्याल में उसने पंजाब के ख़जाने के साथ, वफाक के ख़जाने के साथ और KPK के ख़जाने के साथ किसी रहमदिली का मुजाहरा किया होगा? तो कानूनी तौर पर भी मुझे इमरान खान साहब का मुस्तकबिल काफ़ी तारीक नज़र आता है। इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे कि अब जब इसहाक डार साहब आ रहे थे तो कहा गया कि मुआशी हालात बेहतर होंगे, डॉलर कंट्रोल में आएगा, लेकिन मामलात जू के तू नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि इसहाक डार साहब की तो फुर्तियाँ तो बहुत नज़र आ रही हैं, लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड देखें कि क्या बहुत कुछ हो गया है, तो बहुत कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ के इरादे हैं, बहुत कुछ के वादे हैं, बहुत कुछ के ख्वाब हैं, लेकिन एटलीस्ट ये बात नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ों के लिए कोशिश की जा रही है। माजी में तो इस तरह की कोशिश की ही नहीं गई। जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का और मरीम नवाज़ साहिबा का है, वो लंदन में, और मरीम नवाज़ का जो जहाँ तक मुझे पता है उनकी एक कोई पर्सनल सी सर्जरी है, उस हवाले से ज़्यादा बात करनी भी नहीं चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब बहुत अरसे से वहाँ पर हैं और इमरान खान की हुकूमत ने खुद भेजा है। ये याद रखिएगा कि इमरान खान ने खुद भेजा है, और एक स्टेज आ जाएगी कि जब ये वो हाइब्रिड निज़ाम जो है उसकी असरात इस मुल्क पर ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आप देखिएगा कि नवाज़ शरीफ साहब भी आएंगे। बयानिए की हद तक PMLN को ज़ाहिर है बहुत बड़ी ज़क पहुंची है, और लोग ये एक सिंपथी वोट इमरान खान के साथ है। लेकिन कुछ लोगों ने जो लंदन में करीब होते हैं उन्होंने बात की कि भाई, जो अक्सर लोग यही बात करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है इस पर आप इतना काम नहीं कर रहे और ये वो, तो इस बात को नवाज़ शरीफ बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे बड़ा बयानिया आवाम की फलाह होता है। अगर आप आवाम की फलाह क्रिएट कर देंगे तो लोग खुद आपकी तरफ मुल्तफित हो जाएंगे। अभी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन 3-4 महीने के अंदर हमें इसके इम्कानात ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब किसी, आपको लगता है कि 3-4 महीने में कुछ बेहतरी के इम्कानात होंगे? कुछ शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र कर लेते हैं। जब वो वज़ीर आला थे, शहबाज स्पीड कहा जाता था, उन्हें तारीफ़ की जाती थी, आज भी एज चीफ मिनिस्टर उनको बहुत सराहा जाता है, उनकी मिसालें दी जाती हैं। आपको बतौर वज़ीर आज़म किस तरह से देखते हैं अब तक की परफॉर्मेंस उनकी, और जो चैलेंजेस उनको थे अभी हैं, किस हद तक आपको लगता है कि उन चैलेंजेस से नंबरदार हुए हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के तौर पर बहुत कामयाब वज़ीर आला रहे हैं, और वो इस वजह से भी कामयाब रहे हैं कि उनके ऊपर वफाक में हमेशा दस्त शफ़क़त नवाज़ शरीफ साहब का रहा है, और वो दस्त शफ़क़त अब वज़ीर आज़म बनने के बाद भी है। लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर उतना तसलसल नहीं रह सकता। नवाज़ शरीफ साहब लंदन में हैं और शहबाज शरीफ यहाँ पर हैं। अभी तक मुझे कोशिशें, काविशें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, चीज़ें कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर, और उसमें बुनियादी मामला इकॉनमी का है, लेकिन अगर हम ये समझें कि इकॉनमी टोटल कंट्रोल में आ गई है, मुश्किलात ख़त्म हो गई है, तो ये इस वक्त सिर्फ मजजूब की बढ़ होगी। जो विफाक का मामला है ना, वो सिर्फ आपको अच्छा मुंतज़िम दरकार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अच्छे मुंतज़िम हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मामलात को बड़ी स्पीड से करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़ीरक सियासतदान की भी ज़रूरत होती है, और वो खूबियाँ उसी शख्स में हो सकती हैं जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हो। शहबाज शरीफ साहब से आप ख़ुद मुलाकात करें तो वो भी इस बात का कहीं ना कहीं दरूने खाना इस बात का इजहार कर देते हैं कि वो नवाज़ शरीफ की मौजूदगी को वफाक में मिस करते हैं, और वो जो ज़हानत थी और वो जो तजुर्बा था उसकी कमी उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस जो है वो कोई ऐसी ग्लोरीफाइड नहीं है, कोई ऐसा बड़ा कारनामा उनके और आपको लग रहा है कि मामलात में बेहतरी, चाहे वो मुआशी हो, सियासी मामलात हों, उनमें 2 से 3 माह लग सकते हैं और बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं? अमार मसूद साहब, आपने प्रोग्राम जिरगा को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम जिरगा में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं साथ में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम जिरगा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब हमारे साथ मौजूद हैं आर ए शहजाद साहब, माहिर नफ्सियात हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं।
आरिश शहजाद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और सियासी जमातें, खासकर पाकिस्तान में जमातें, इसके जरिए अपने बयानिए फैलाने और दूसरों को काउंटर करने का काम कर रही हैं। कैसे, जरा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा, सेकंड्स में टॉप ट्रेंड बनते हैं और प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है? जो सोशल मीडिया की बात की, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में इस वक्त सोशल मीडिया जो है उसकी जो अहमियत है, उसका जो उसकी जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हम ब्रेक्जिट देख चुके, हम जो ट्रंप के इलेक्शन पे कैम्ब्रिज एनालिटिका की रिपोर्ट देख चुके। तो जो एक चीज़ सोशल मीडिया के साथ आई वो डाटा मैनिपुलेशन है, साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन है और फिर उसके थ्रू माइक्रो टारगेटिंग है और उससे लोगों के ज़हनों को किस तरह कैप्चर किया जाता है। यूरोप में भी और अमेरिका में भी अब इस पे काम हो रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अब उस तरह नहीं रह गया, क्योंकि जो लोगों की वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो साइकोग्राफिक डेटा की मदद से और फिर जो डाटा मैनिपुलेशन है उसकी मदद से उनको उनसे उनके ज़हनों से खेला जा सकता है। अच्छा देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनकी इस्तिलाहात भी हैं। तो जो बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं जैसे आपका है, तो हमें जब हम कोई इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं हमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अभी आपने लफ्ज़ कहा बयानिया, नरेटिव। देखिए, नरेटिव तो किसी नज़रिए की बुनियाद पर या एक बड़ी चीज़ होती है। यहाँ तो प्रोपेगेंडा होता है और जेट ब्लैक प्रोपेगेंडा होता है जो कि झूठ पर बिल्कुल मबनी होता है। और बहुत दफ़ा वक्त ने साबित भी किया कि कैसे प्रोपेगेंडा की जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं उसके ज़रिए लोगों के ज़हनों से खेला जाता है। तोशाखाना स्कैंडल को अगर पर्टिकुलरली डिस्कस किया जाए तो पाकिस्तान की तरफ से काउंटर कैसे किया गया, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है पीटीआई की जानिब से? देखिए, जो सोशल मीडिया है या जो यही एक साइंस है और जब हम कहते हैं कि ये साइंस है और प्रोपेगेंडा भी एक साइंस है, मतलब इस पे मतलब मैं तो एक तालिब इल्म हूँ लेकिन बहुत लंबे अरसे से इस पे काम हो रहा है और साइंस की फिर एक क्वालिटी ये होती है कि आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, जब ये स्कैंडल मतलब स्कैंडल तो पुराना था लेकिन खानज़ादा साहब ने इसमें एक नई रूप फूंकी और एक ऐसी चीज़ लेकर आए जिसको निगेट करना या जिसको रद्द करना पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं था और इतना आसानी से मुमकिन नहीं था। गो कि उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और एक उसकी बहुत बड़ी हायरार्की है और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। तो देखो, जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, एक मैंने डायग्राम भेजी है, अगर आप कभी वो उस पे चला सके, उसमें वो हायरार्की ऑफ डिसएग्रीमेंट्स लिखा हुआ है कि जब हम कोई हायरार्की मतलब जब हमने डिसएग्रीमेंट करना होता है किसी से भी, तो उसके लिए हम क्या मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं। तो आप अगर उसको देखें तो उसके बॉटम से ये शुरू हुए हैं। इमरान खान साहब का एक इमेज बनाया हुआ है इन्होंने मिस्टर क्लीन का। अब ये जो स्कैंडल आया, अब होता ही है मोस्टली ये डिनाई कर देते हैं। अब डिनाई करना यहाँ बहुत मुश्किल था, तो उसके लिए इन्होंने ये स्ट्रेटजी मतलब डिवाइस, जो भी इनके एडवाइजर्स थे उन्होंने इनके लिए ये स्ट्रेटजी की कि इन्होंने उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की। अब देखिए, एक चीज़ जो सबसे पहले तो उन्होंने इनकार किया कि हम उसे जानते ही नहीं। फिर जब ये बात सामने आ गई कि ये जानते भी हैं, इनके रिलेशन भी हैं, फिर उन्होंने एक बड़ा मज़े का एक दूसरी चीज़ लाई। अब देखिए, जितने भी इनके जो इनसे एसोसिएटेड जर्नलिस्ट हैं, जो इनके पेड अकाउंट्स हैं, जो इनके बड़े ट्रोल अकाउंट्स हैं, उन सारों ने ये कहना शुरू किया कि अरे मतलब इतना मतलब कप्तान से आपको सिर्फ एक घड़ी का स्कैंडल मिला। मतलब इस बात पे कतई नज़र कि वो घड़ी कितनी कीमती थी या क्या चीज़ थी, कहते हैं अच्छा बस सिर्फ घड़ी का स्कैंडल मिला। अब ये वो टेक्निक थी, ये मिनिमाइज कर रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि जनरलाइजेशन, ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं यही यूज होते हैं। एक होता है जनरलाइजेशन करना, जब हम कहते हैं फलां करप्ट है, कहते हैं जी सारे ही करप्ट हैं तो इसने भी करप्शन कर ली तो कौन सी ऐसी बात होगी। वो जनरलाइज करके ना उसको आप उसका असर कम करते हैं। इसी तरह उन्होंने मिनिमाइज करने की कोशिश की। हालांकि सलीम साफी साहब का ये प्रोग्राम है वो नहीं है, वो आर्टिकल लिख चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं, खानज़ेदा साहब कर चुके हैं। आपके चैनल ने बड़ा काम किया कि ये दिस इज नॉट द ओनली स्कैंडल। आई मीन आप देखें, मालम जब्बा को ले लें, आप बीआरटी का ले लें, आप फरग गोगी साहब के और भी मामलात हैं। आपके चैनल ने बताया था कि 500 कनाल की जो जमीन है। आरिश शहजाद साहब, अगर मुख्तसरन अगर आप बता सकें, अब जिस तरह आपने बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है, इस तरह के प्रोपेगेंडा को काउंटर कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है? देखिए, रोकने के लिए आपको
देखिए वो बड़ा एक इम्प्लीफाई किस्म का वो है ना, अगर आप उनका मीडिया यूजेज देखें, उनकी जो इन्वेस्टमेंट देखें और उसके पीछे देखें, पाकिस्तान के भी एडवर्टाइजमेंट के गुरु इनके साथ बैठे हुए हैं और फिर यूके की 2 फर्म्स बैठी हुई हैं इनके साथ। अब उस लेवल का अब होता ये है कि देखिए वॉइस यही होती है ना कि अगर एक शख्स लाउड स्पीकर पे बात कर रहा है और एक बगैर किसी माइक के, बगैर किसी उसके बात कर रहा है, किसकी आवाज़ ज़्यादा ऊँची या दूर तक जाएगी? ज़ाहिर है उसी की जाएगी जो लाउड स्पीकर पे बात कर रहा है। दूसरे को भी लाउड तो स्पीकर का इस्तेमाल करना होगा। एग्ज़ैक्टली अगर मैं माइक बगैर यहाँ बात करूँगा तो आप तक भी मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो मैकेनिज़्म है, वो देखिए ये सियासी जमातों ने भी बनाना है। आपका एक इदारा है, लेकिन देखिए अभी आप भी अंडर अटैक आ जाते हैं एंड दिस इज़ देयर स्ट्रैटेजी कि वो आपको मतलब देखिए उन्होंने अटैक करना शुरू किया है। खानज़ादा साहब की पिक्चर्स आज मुझे मैं देख रहा था सोशल मीडिया, क्योंकि मैं एनालाइज़ करता हूँ सोशल मीडिया रोज़ाना। तो सोशल मीडिया पे उनकी ज़ात पर हमले हुए हैं, फिर वो जो साहब हैं उमर ज़हूर साहब, उन पे हमले हुए हैं। तो वो इतना मैग्नीफाई कर लेते हैं। इस वक़्त भी टॉप ट्रेंड आप जाके देखें किसका चल रहा है, और जब से ये उतरे हैं पहले मतलब कि टॉप ट्रेंड्स हमेशा इनके होते हैं। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी और जमात ने, मतलब ज़ाहिर है हर किसी की एक वेटेज है ना, आपके चैनल का एक वेटेज है। अब वो जो उन्होंने मतलब एक प्रपोर्शन देखे ना कि क्या है, जो जितना इन्वेस्टमेंट और जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पीटीआई का है, उन्होंने जितना उस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ओवरऑल बाकी जमातें भी अगर ये करें तो इस तरह के प्रोपेगेंडा को रोके जा सकता है। बिल्कुल आरिफ शहजाद साहब, माहिर नफ्सियात, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख्ताम को पहुंचता है। नाज़रीन, प्रोग्राम जिरगा से दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।